नमस्कार दोस्तों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने बीएचयू के जो पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो लेकर आया हूं। आज जो पेपर हम बात करने वाले हैं बीएचयू के, हमारे पास दो पेपर हैं आज जिनकी हम बात करेंगे 2015-2016 के बीएचयू के जो पेपर आए हम उनका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन सा है। लीफ कर्ल वायरस, देखो वायरस की बात जैसे ही आ जाती है, वायरस में आपको समझ लेना है कि वायरस जो डिसीज होती है वो अपने आप स्प्रेड नहीं होती, फैलती नहीं है, कोई ना कोई वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब जो इस वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर भी वेक्टर जो है वो है व्हाइट फ्लाई। जैसे कल हमने टमाटो लीफ कर्ल वायरस पढ़ा था, सोयाबीन में मैंने पीला मोजेक बताया था। इस बीमारी में क्या होता है, सबसे पहले पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ती हैं। पत्तियों के सिकुड़ने के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे पौधा पीला पड़ जाता है, फसल सूखने लग जाती है। तो ये लीफ कर्ल वायरस जो है उसके अटैक के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, पपीते के फल का खाद्य भाग क्या है। खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो पपीते के फल का खाए जाने वाला भाग है मीजोकार्प। अब ये मीजोकार्प क्या है, तो जैसे कोई भी फल है, ये फल है, फल में ये जो अंदर वाला भाग है आंतरिक वाले भाग को हम कहते हैं एंडोस्पर्म। बाहरी ये जो भाग नजर आ रहा है छिलके वाला, इसको हम कहेंगे एक्सोकर्म। एक बात हम कर रहे हैं कि ये जो छिलका और अंदर वाले भाग के बीच में ये वाला जो भाग है जिसे हम खाएंगे, ये है मीजोकार्प। और इन तीनों को एक साथ कहा जाता है पेरिकार्प। इनको एक साथ पेरिकार्प बोलते हैं तीनों भाग को। तो पपीते के अंदर हम मध्य फल भित्ति इसको खाते हैं। किसी में अगर पूरा फल खा रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसका पेरिकार्प खा रहे हैं, और किसी में आंतरिक भाग को अगर खाया जा रहा तो हम कहेंगे कि स्कोकार्प जो है हम उसको खा रहे हैं। ये हम देखते हैं कि फल के अंदर क्या कौन सा भाग खाया जा रहा है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्न में से कौन दो जीव एक साथ वास करते हैं। और ये तो इसका मतलब ये है, यहाँ जो बात चल रही है वो बात चल रही है लाइकेन की, कि भाई ये जो लाइकेन है ये दो जीवों का मिला जुला सा भाग है, शैवाल और कवक, दोनों के बीच का है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जैसे आपको चित्र में नजर आ रहा है, दोनों के बीच का ये पौधा बोलो, जीव बोलो, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, जीव बोलो, पौधा बोलो। पौधा भी नहीं है, जीव भी नहीं है, सूक्ष्म जीव है, क्योंकि ये शैवाल और कवक दोनों का मिश्रण जैसा है। ये एक काम में आते हैं विशेष, इनको कहा जाता है प्रदूषण सूचक। इन्हें हम प्रदूषण सूचक कहते हैं। प्रदूषण सूचक का मतलब है कि जो प्रदूषण होता है उसको ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं। प्रदूषण का स्तर जब बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि ये काले से पड़ने लग जाते हैं, और इनको देखकर हमें प्रदूषण के लेवल की जानकारी मिलती है। इनको हमने कहा है लाइकेन। आगे हम बढ़ जाएं तो आगे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्न में से कौन जीवाणु की श्रेणी में आता है। तो ये जो है हाइड्रिला, एजोला, साल्मोनेला और केचुआ, इनमें से ये जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला को हम कहते हैं कि यह किस समूह में आता है, तो जीवाणु की श्रेणी में आता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो चित्र है ये साल्मोनेला का है। साल्मोनेला जो है ये जीवाणु की श्रेणी में आता है, जबकि हाइड्रिला हम जानते हैं क्या है, तो हाइड्रिला एक प्रकार का खरपतवार है, जलीय खरपतवार इसे हम कहते हैं। ये पानी के अंदर जो है ये रहता है, इसे हमने कहा है हाइड्रिला। इसके बाद एजोला। एजोला की अगर बात करें तो ये फर्न जैसे होते हैं। इनका जो उपयोग है, हम धान के पानी भरे खेत में इसका उपयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं, तो जैव उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये धान के पानी भरे खेत में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है
ये प्रदान कर सकते हैं, ये एजोल। इसके बाद आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म को हमने कहा है केचुआ, ये है केचुआ, केचुआ या अर्थवर्म, इसे कहा जाता है किसान का मित्र। केचुए या अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र। किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो केचुए होते हैं ये खरपतवार नियंत्रण का काम करते हैं, मृदा का प्राकृतिक हल भी कहते हैं, मृदा की आंख भी कहा जाता है, मृदा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं, खरपतवार की संख्या कम करते हैं, मृदा में रंध्रावकाश बढ़ाते हैं, है ना, हवा का आवागमन बढ़ाते हैं, बहुत सारे कार्य करने के कारण इसे किसान का मित्र कहा जाता है। तो साल्मोनेला जीवाणु है, बाकी सब क्या है हमने इनकी यहाँ पर चर्चा की। अगले प्रश्न की तरफ हम चले तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है, ट्री बेंडिंग किस कीट के नियंत्रण के लिए करते हैं? तो ट्री बेंडिंग जो है ये हम जो मैंगो मिलीबग है, आम में जो मिलीबग है उसके लिए हम ट्री बेंडिंग को उपयोग करते हैं। ये बेंडिंग है क्या? जैसे पट्टी बांधना है ना, ये पट्टी, आम का जो तना है इसके तने के ऊपर हम ऐसे चिपचिपा पदार्थ है ना, उसके अंदर कोई दवाई इसको लगाकर इस तरह से ऐसी पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने से क्या होता है कि जो मिलीबग है ये आम का प्रमुख कीट है और ये तने से ही ऊपर चढ़ता है, तने के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर अगर पट्टी रहेगी तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो कीड़े चिपक गए हैं, इसको हमने कहा है ट्री बेंडिंग। और ये मुख्य रूप से आम में की जाती है मैंगो मिलीबग, आम का जो मिलीबग है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी संख्या कम करने के लिए। इस तरह से अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक कीट की मुख्य विशिष्ट विशेषता क्या है? तो कीट की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन सबसे मुख्य विशेषता है कि इसके अंदर 3 जोड़ी पैर होते हैं। कीट में जो 3 जोड़ी पैर है यह उसकी मुख्य पहचान है। इस तरह से आप देखेंगे ये कीट है, कीट में आप देख रहे हो जोड़े में होते हैं 4 लेग, अगले वाले मिडिल लेग है ना, ये बीच में पाए जाने वाले, और हैंड लेग, ये पिछले जो हैं ये पैरों के जोड़े हैं। यह इसकी मुख्य पहचान है। इसके अलावा आप देखोगे एंटीना भी होता है इसके अंदर, है ना, मालपीजियन आप देखोगे, नलिकाएं, पाचन तंत्र सब है। लेकिन विशिष्ट पूछ रहा है, मुख्य पूछ रहा है, तो इसकी पहचान 3 जोड़ी पैरों से हम कर सकते हैं। तो ये हमने बात की यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है जैविक नियंत्रण हेतु अंडा परजीवी है ना, अंडा परजीवी है जैविक नियंत्रण के लिए। तो इसमें आएगा ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। ये जो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज है हम कहते हैं कि ये वाष्प है, ये वाष्प है और इसका उपयोग हम करते हैं किसके नियंत्रण में? तो ये जैविक नियंत्रण तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जैविक नियंत्रण किसका है? तो जैविक कीट नियंत्रण है। ये क्या करता है? जो हानिकारक कीट है, ये हानिकारक कीट का अंडा है और ये हानिकारक कीट के अंडे पर परजीवी की तरह कार्य करता है और इसे नष्ट करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, जैविक रूप से कीट नियंत्रण हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और आती है, एक नाम और आता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। अब याद रखना कंफ्यूजन होता है, ट्राइकोग्रामा ये जैविक कीट नियंत्रण है और परजीवी है, अंडे के ऊपर परजीवी है। और ये जो ट्राइकोडर्मा है इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? मृदा उपचार, मृदा उपचार में करते हैं। और ये एक प्रकार की क्या है? फंगस। ये फंगस है जो दूसरी फंगस के लिए नुकसानदायक है। ट्राइकोग्रामा कीट है जो दूसरे कीटों के ऊपर परजीवी की तरह कार्य करता है, और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज क्या है? फफूंद है जो दूसरी फफूंद को नष्ट करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है
इस तरह से ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर चित्र में कि अंडे के ऊपर ये परजीवी की तरह कार्य कर रहा है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। बंगाल में अकाल का कारक था। बंगाल में जो अकाल आया था, उस अकाल में जो बीमारी थी वो थी धान का ब्राउन स्पॉट और रोगजनक था हेलिमिंथ्रोस्पोरियम ओराइजी। इसलिए इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों आंसर आएगा। इसमें क्या हुआ था, ये जो अकाल था, यहाँ पर देखो जरा, धान में ये पत्तियों के ऊपर ऐसे धब्बे थे और इससे धान की फसल बर्बाद हो गई थी। और धान की फसल बर्बाद होने के कारण 1943 में आया था क्या, बंगाल का अकाल। ये 1943 में बंगाल का अकाल आया था और इस अकाल में 21 से 30 लाख जो लोग हैं वो मृत्यु का शिकार हो गए। 21 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी इस अकाल में। इस बीमारी का नाम क्या था, तो बीमारी का नाम था धान का ब्राउन स्पॉट, भूरा धब्बा रोग। रोगजनक क्या है, तो हेलिमिंथ्रोस्पोरियम ओराइजी, ये उसका रोगजनक है। ठीक है, ये आप यहाँ चित्र में इस तरह से देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न हमारे पास है, फ्यूजेरियम विल्ट कैसे कवक जीव के कारण होता है। फ्यूजेरियम विल्ट की बात हम कर चुके हैं। फ्यूजेरियम विल्ट है, इसमें क्या होता है कि भाई मृदा के अंदर फफूंद होती है और वो फफूंद पौधों की जड़ों पर आक्रमण करता है और इससे क्या होता है, आप देखोगे ये पौधे सूख गए। ये चने का खेत है, चने में भी हम देखते हैं विल्ट बीमारी लगती है। हमने कल अमरूद में बात की थी फ्यूजेरियम विल्ट की। इसके अलावा हम देखें अरहर में भी विल्ट आती है, तो बहुत सारे में आती है। और ये जो इसका फफूंद है ये मृदा के अंदर होता है, मृदा जनित। और जो अभी हमने ट्राइकोडर्मा की बात की थी उसका यूज हम यहीं पर करते हैं। मृदा उपचार करेंगे ट्राइकोडर्मा से, तो वो जो है इसकी फफूंद जो होती है उसे नुकसान पहुंचाता है और विल्ट का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये हमने फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में यहाँ बात की। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें, तो अगला जो प्रश्न है, अत्यधिक रेसिड्यू रिटेंशन हेतु कौन सी ड्रिल मशीन उपयुक्त होती है। तो हेप्पी टर्बो सीडर। अब देखो यहाँ हो क्या रहा, यहाँ पर आपको अलग ही दिख जाए। जैसे ये रेसिडुअल मतलब ये जो अवशेष है, ये आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा अवशेष है, इसके बीच में हमारे को स्विंग करना है तो ऐसा यंत्र होना चाहिए जो इन अवशेषों के बीच में ही फसल की बुआई कर सके। तो ये जो हम मशीन देख रहे हैं, ये जो यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र का नाम है हेप्पी सीडर या हेप्पी टर्बो सीडर हम इसे कहते हैं। ये क्या करता है, रेसिड्यू रिटेंशन मतलब रेसिडुअल बहुत ज्यादा है, पिछली फसल के अवशेष बहुत ज्यादा है, उसमें भी बुआई कर सकता है, ये ऐसा यंत्र है ना। इसके बाद आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारे सामने जो आता है वो है, संघनन से बचाव हेतु खेत में किस प्रकार के टायर का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं संकुचित टायर। अब संघनन से बचाव मतलब क्या है, भाई ट्रैक्टर में बहुत वजन होता है, अगर बड़े टायर चौड़े टायर रहेंगे तो लगभग पूरा खेत जो है इसके टायरों में दब सकता है, इसलिए हम संकुचित टायर, पतले जो टायर आते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, संकुचित टायर का इस्तेमाल करते हैं। इससे किससे बच सकते हैं, तो संघनन से बचा जा सकता है। क्लियर है, जो कॉम्पैक्शन होता है, सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है, उससे बचा जा सकता है इस तरह के टायर का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, शून्य टिल में किस प्रकार के टाइल्स प्रयोग में लाते हैं। तो इन्वर्टेड टी ओपनर होते हैं, इन्वर्टेड टी ओपनर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये टी ओपनर क्या करते हैं कि टी ओपनर जो है इस तरह से खेत में वर्क करेंगे, है ना। अगर हमने एल ओपनर लेकर आए या मिट्टी पलट हल लाए तो मिट्टी पलट हल ऐसे एल ओपन करता है, तो इसमें क्या है बहुत ज्यादा बल लगेगा और टायर नहीं फिसलने लगेगा। तो हम टी ओपनर लाते हैं, ये इस तरह से आप देखोगे ये वाला जो भाग है
ये ऐसे कार्य करता है। यहाँ पर ये इस तरह के कोण ये बनाता है और इस तरह से हम बुआई कर सकते हैं अवशेष वाले खेत में भी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा जा रहा है शून्य टिलेज, मतलब यहाँ पर हमारे को खेत की जुताई नहीं करना है। एक फसल कटेगी उसके बाद सीधे अगली फसल की बुआई हमारे को करना है। तो ऐसा सीड ड्रिल होना चाहिए जो इन्वर्टेड टी ओपनर टाइप के पुल बनाता हो, ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए और आसानी से बुआई की जा सके। जैसे गोविंद वल्लभ पंत जो हमारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, उसने 0 till फर्टिसिडल 0 till फर्टिसिड्रिल बनाई है। वो इसी तरह की सिड्रिल है। पिछले भी हमने डायग्राम में देखा था, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था 0 टिलेज के बाद सीधे धान कटेगी और हम गेहूं की बुआई कर देंगे, इसके लिए सिड्रिल यूज की जाती है। आगे हम चले तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है माइटोटिक चक्र का सही क्रम क्या है। तो माइटोटिक चक्र की हम बात कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो विभाजन की बात चल रही है, कोशिका विभाजन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कोशिका विभाजन जब किया जाता है, क्रम क्या होना चाहिए। तो समसूत्री विभाजन में समसूत्री कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इसका क्रम क्या होना चाहिए। तो इसका क्रम आप देख सकते हैं, यहाँ भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये जो है फर्स्ट, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये क्रम है माइटोटिक चक्र का समसूत्री विभाजन। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है न्यूलिसोमिक प्रदर्शित करता है। ये न्यूलिसोमिक में क्या होता है, ये क्या प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के, ये सेट फिक्स होते हैं। सेट फिक्स है, सेट फिक्स है मतलब 2 सेट कितने हैं, 2 सेट्स अगर फिक्स है यहां पर। लेकिन न्यूलिसोमिक में क्या होता है कि हम यहां पर क्या करते हैं कि दोनों सेट्स में से क्रोमोसोम कम कर देते हैं, और दोनों सेट्स में से क्रोमोसोम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2n-2। फर्स्ट सेट में से भी एक लिया, सेकंड सेट में से भी एक लिया, तो सेट तो चेंज नहीं होगा, 2n ही रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ कम हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2n-2। न्यूलिसोमिक में 2n-2 आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेट जीन एक्शन प्रदर्शित करता है। ये जो डुप्लीकेट जीन एक्शन की यहाँ बात चल रही है, इसमें अनुपात होता है 15:1, 15 अनुपात है। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में यहाँ पर जीन के सेट्स है। ये दोनों जो हैं ये एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, है ना। फिर यहाँ पर हमने देखा यहाँ भी सेट है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कुछ केसेस में ये वाला जो जीन है ये दूसरे वाले सेट के जीन और इसके साथ किसी कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो ये बहुत कम होता है, और ये बहुत कम है। कितना कम है, तो इसका रेशो अगर देखा जाए, तो इसका रेशो अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख रहे हो ये समरी में ये बना हुआ है ना, ट्रायंगुलर और ओवॉइड का हमने यहाँ पर इस तरह से जब क्रॉस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर रेशो हमारे को मिलेगा ये 15:16 और ट्रायंगुलर का 1:16। अगर इन दोनों का रेशो देखा जाए तो इन दोनों का यहाँ पर रेशो कितना आएगा, 15:1। ये डुप्लीकेट जीन एक्शन हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे पास अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्रेंच टाइप लीफ एनाटोमी होती है। तो क्रेंच टाइप लीफ एनाटोमी किसमें होती है, तो ये होती है C4 प्लांट्स जो हैं उसमें क्रेंच टाइप एनाटोमी होती है। ये C4
प्लांट है, जैसे मेज है, ये C4 है, इसके अंदर क्रेंच टाइप एनाटोमी होती है। इसका मीनिंग है कि जो साइकिल होता है उस साइकिल में हम देखते हैं कि जो C4 है उसमें बाह्य और आंतरिक जो दोनों लेयर्स होती हैं, दोनों परतें भाग लेती हैं इस साइकिल के अंदर, तो इसे हम कहेंगे क्रेंच टाइप एनाटोमी। जबकि C3 में हम क्या देखते हैं कि केवल बाह्य जो परतें होती हैं, है ना, पत्ती की, वही साइकिल में भाग लेती हैं। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, जैसे राइस जो है ये C3 है और ये C4 है, तो C4 और C3 में हम क्या देख रहे हैं कि जो वाइन स्पेसिंग है ये C3 के अंदर क्या होती है, वाइड, और C4 में अगर आप देखोगे तो आपको नेरो नजर आएगी, नेरो वाइन स्पेसिंग, और यहाँ क्या है, वाइड वाइन स्पेसिंग। तो ये जो नेरो वाइन स्पेसिंग है ये, और ये जो दोनों लेयर है ये इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि ये दोनों ही साइकिल में भाग ले रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे C4 साइकिल या क्रेंच एनाटॉमी। ये लीफ की एनाटॉमी है जिसकी हमने यहां बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ धड़ विहीन जलीय हरे पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी या शैवाल का अध्ययन हम करते हैं। फाइकोलॉजी या शैवाल, जैसे कि काई जो होती है घरों में, काई कहते हैं हम इसको, जैसे पानी की टंकियां होती हैं, है ना, कभी खुली रह जाए तो उसमें हरा हरा सा चिकना रंग की चीजें जमा हो जाती है, ये काई जो है इस तरह की, इसका जो अध्ययन है इसको शैवाल अध्ययन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में जरूर याद रखना है फाइकोलॉजी, क्योंकि शैवाल अध्ययन नहीं पूछता है, वो ऑप्शन में दे देगा फाइकोलॉजी, तो हमें आना चाहिए फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। दो या अधिक प्रकार की पत्तियों का एक ही पौधे पर पाया जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं भिन्न पर्णीय, हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली हम कहते हैं, जैसे इस तरह की पत्ती आपको नजर आ रही है, ये आपको दिख जाएगा जैसे धनिया, कोरिएंडर जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें आपको एक ही प्लांट पर ये अलग अलग इसका पत्ती का ये रूपांतरण आपको नजर आ जाएगा। भिन्न पर्णीय या हेट्रोफाइली हम इसे कहेंगे, इस तरह से आपको नजर आ जाएगा, इसको भिन्न पर्णीय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जीवाणुभोजी क्या होता है? तो जीवाणुभोजी क्या है? जीवाणुओं में संक्रामक विषाणु। सीधी अगर हम बात करें तो ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को खा जाते हैं, जैसे ये आपको यहाँ वायरस जो है दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हो कि जीवाणु है, ये इसका भोजन। जीवाणु जो है विषाणु का भोजन है। और इसीलिए आपको एक बात बता दूं कि जो गंगा नदी है, गंगा का जल खराब नहीं होता है। आप देखोगे गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है, कितने ही साल आप उसे रखो वो खराब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी होते हैं, और जो जीवाणु उसको खराब करते हैं तो ये वायरस उसको नष्ट कर देता है। जीवाणु भोजी, जीवाणुओं में संक्रामक जो विषाणु होते हैं उनको कहा जाता है जीवाणु भोजी। आगे चले तो अगला प्रश्न है, कौन से उत्तकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो जाइलम जो है इसके अंदर आप देखोगे मृत कोशिकाएं होती हैं। जाइलम के अंदर डेड सेल होती हैं। ये जाइलम की बात हमने कल भी की थी। ये जाइलम है, जाइलम क्या करता है? तो वाटर कंडक्टिंग करता है, और इसकी जो सेल्स हैं ये कैसी होती हैं? तो इसकी सेल्स होती है डेड सेल। मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन किसमें पाई जाती हैं? तो जाइलम के अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। डेड सेल्स जो हैं ये जाइलम में होती हैं। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, सेब क्या होता है? वास्तविक फल या अवास्तविक फल? तो हम कहेंगे अवास्तविक या झूठा फल होता है सेब। अब वास्तविक और अवास्तविक फल क्या है? भाई देखो, वास्तविक फल वो होगा जो
ओवरी से बनता है। किससे बनेगा? फर्टिलाइज्ड ओवरी, है ना, निषेचित अंडाशय से जो बन रहा है उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट या सत्य फल। जबकि फल का निर्माण यदि ओवरी के अलावा अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी भाग से बनता है, पुष्प के किसी भाग से अगर फल का निर्माण हो जाता है तो हम उसे कहेंगे असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। क्योंकि सत्य फल उसी को कहा जाएगा जब ओवरी जो है, निषेचित ओवरी जो है ये फल में कन्वर्ट होगी तो उसे सत्य फल कहेंगे। जबकि फूल का कोई दूसरा भाग, ओवरी के अलावा, अंडाशय के अलावा कोई अन्य भाग से फल बनता है तो उसे अवास्तविक फल या असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेवफल है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, केला जैसे हम बोल सकते हैं, ऐसे जो फल आते हैं इनको असत्य फल की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? तो आंसर है यहां पर महाराष्ट्र। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि यह पुराना आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है ये पुराना आंकड़ा है महाराष्ट्र। हम देखते हैं 2018 के अनुसार अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है आंध्र प्रदेश है, सेकंड आता है महाराष्ट्र ड्रिप सिंचाई में। हाँ, लेकिन अगर बात करें फर्टिगेशन, तो फर्टिगेशन में महाराष्ट्र फर्स्ट है। फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिगेशन का मतलब है कि जब इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर एक साथ यूज करते हैं तो इसको फर्टिगेशन कहेंगे। फर्टिगेशन में महाराष्ट्र फर्स्ट है, बट 2018 का जो फिगर है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में है, और इसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्र आता है। 4.8 मिलियन हेक्टेयर ये इसका एरिया है, 4.8 मिलियन हेक्टेयर ये एरिया है ड्रिप इरिगेशन का इन इंडिया। 2018 तक की बात हो रही है। ये हमने बात की ड्रिप सिंचाई में। ये क्वेश्चन हमने इसलिए देखा क्योंकि आंध्र प्रदेश अगर आ जाए तो आंसर क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। जल में सबसे जहरीला प्रदूषक, सबसे जहरीला जो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो जहर है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। ये जल के अंदर अगर मिलेगा ज्यादा मात्रा और अगर आपने इसे जल को पी लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। बहुत ही जहरीला होता है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले। प्रथम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस फसल में प्रारंभ हुआ? तो ये जो परियोजना है ये परियोजना मक्का में स्टार्ट हुई थी। मक्का के अंदर ये परियोजना सबसे पहले स्टार्ट हुई 1957 में। 1957 में ये स्टार्ट हुई थी। क्यों स्टार्ट हुई? इसको ICAR ने स्टार्ट किया था, सिस्टमेटिक स्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ मेज। मेज जो है, मक्का जो है, इसको व्यवस्थित तरीके से इसका उत्पादन ले सके किसान, इसका अध्ययन हो सके, इसके लिए पहला अखिल भारतीय जो समन्वित अनुसंधान परियोजना है 1957 में ये स्टार्ट हुई थी। और सबसे पहले इसमें कौन सी फसल को लिया गया? तो लिया गया था मक्का। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चले तो धान के खेत से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन। धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। क्यों? कारण उसका यह है कि धान के खेत में पानी भरा होता है, पानी भरा होता है। अब पानी भरे होने के कारण क्या होगा? पानी भरे होने के कारण यहां पर जो विच्छेदन होता है कार्बनिक पदार्थ का, वो विच्छेदन होता है अवायुजीवी। अवायुजीवी विच्छेदन होता है। अब अवायुजीवी विच्छेदन अगर होगा तो इससे क्या होगा?
इससे हम देखते हैं कि जो गैस निकलती है वो मुख्य रूप से गैस होती है मीथेन। CH4 जो है यहां पर मुख्य रूप से निकलने वाली गैस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चले। अगला प्रश्न हमारे पास है, मिट्टी का कण घनत्व को किस रूप में जाना जाता है? तो कण घनत्व को हम यथार्थ, निरपेक्ष और उपलब्ध घनत्व तीनों हम कहते हैं। उपरोक्त सभी आएगा। ये घनत्व क्या है, कण घनत्व क्या है? तो हम कण घनत्व की अगर बात करें, पार्टिकल डेंसिटी की बात करें, तो हम यहां कह सकते हैं मृदा के ठोस भाग के इकाई आयतन की सहती मृदा के ठोस भाग की इकाई आयतन की जो सहती है, इसी को हम कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व। इसकी रेंज होती है 2.6 to 2.75 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये रेंज है। कृषि योग्य मृदाओं की बात करें तो कृषि योग्य मृदा के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी रेंज होती है 2.65 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसमें केवल मृदा का ठोस भाग लेते हैं, रंध्रावकाश को शामिल इसमें नहीं करते हैं, इसीलिए इसे यथार्थ, निरपेक्ष या उपलब्ध घनत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो अगला जो प्रश्न है, डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है? तो मक्का भी है और बकव्हीट भी है, दोनों को हम डे न्यूट्रल कहते हैं। ए और बी दोनों यहां पर आएगा। अब मक्का को तो आप जानते ही हो कि भाई मक्का डे न्यूट्रल है ना। बकव्हीट, ये बकव्हीट क्या है? तो बकव्हीट को स्यूडो सीरियल भी कहते हैं, झूठा अनाज, या इसे स्यूडो सीरियल कहा जाता है बकव्हीट। ये बकव्हीट क्या है? तो हम इसका नाम देखते हैं फेगोपाइरम एस्कुलेंटम, फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। और इसकी फैमिली अगर देखी जाए तो इसकी फैमिली है ओलिगोनेसी, जबकि सीरियल की हमने देखा था ग्रेमिनी होती है, लेकिन इसकी कौन सी है? पोलिगोनेसी। फेगोपाइरम एस्कुलेंटम ये बकव्हीट है, इसे स्यूडो सीरियल कहते हैं। ये भी कैसा होता है? डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल मतलब जिसपे लाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हो। मक्का जो है ये भी डे न्यूट्रल है। चावल या राइस को जो हम कहते हैं ये है सॉल्ट डे प्लांट। बट इसकी कुछ ड्वार्फ वेराइटीज जो होती है, मोनी इसकी जो कुछ किस्में आती हैं, उनको हम डे न्यूट्रल में रखते हैं, लाइक IR8, पद्मा। ये जो वैरायटी है, ड्वार्फ जो वैरायटी है, ये डे न्यूट्रल होती हैं। बट ओनली राइस की बात आती है तो राइस शॉर्ट डे प्लांट है। डे न्यूट्रल शॉर्ट डे प्लांट्स जो है हम यहां बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एवं स्टोरेज निदेशालय, ये कल ही हमने पढ़ लिया था। प्लांट क्वारंटाइन कल ही हमने इसको पढ़ा था। इसका जो हम बात कर रहे हैं कि मुख्यालय कहाँ है, ये फरीदाबाद में स्थित है। ये 1914 में ये एक्ट आया था, है ना। क्यों आया था ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में, कि खरपतवार, बीमारी और कीट जो है किसी प्लांट के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाए, इसके लिए ये क्वारंटाइन वाला एक्ट लाए थे 1914 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद में। NBPGR, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एजेंसीज हैं जो ये वर्क करती हैं। ये बात हमने कल कर ली थी, डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। BISA, ये BISA का मतलब है बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया है ना, ये इंस्टीट्यूट है। इसको जो नॉर्मन ई बोरलाग है, नॉर्मन ई बोरलाग है ना, उनकी याद में समझ लो आप इसको स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2011। ये नॉन प्रॉफिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। प्रॉफिट कमाना इसका पर्पस नहीं है। इसका जो पर्पस है, ये नॉर्मन ई बोरलाग जो हरित क्रांति लेकर आए थे, इसका पर्पस क्या है कि लोगों को फूड, न्यूट्रिशन, ये सबको मिल सके, इसके लिए इंस्टीट्यूट रिसर्च करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने की संबंधित ये बातें करता है। अक्टूबर 2011 में ये स्टार्ट हुआ था और इसके अभी इंडिया में हम देखें तो इसके 3 सेंटर हैं जो स्टार्ट किए गए हैं। लुधियाना पंजाब, जबलपुर MP, और समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार। बोरलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ये इसकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया? तो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। ये 1970 1970 की बात करते हैं। 1970 में इसको स्टार्ट किया था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ICAR में। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट था, इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि ट्रेनिंग एंड विजिट, ट्रेनिंग देना और फिर विजिट करना और लोगों को भी सिखाना, देखकर भी सीखना और सीख कर लोगों को दिखाना। ये इसका पर्पस था, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। 1970 में इसको स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क करना, मास कांटेक्ट, ज्यादा लोगों से अगर मिलना है हमारे को कम्युनिकेशन के लिए, तो ये जनसंपर्क हम बात कर रहे हैं कैसा माध्यम है? तो 30 से भी ज्यादा लोगों का अगर समूह होता है उसको हम कहते हैं मास कांटेक्ट। 30 या उससे अधिक लोगों का अगर समूह होगा, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं कोई जानकारी देने के लिए, तो हम उसको कहेंगे मास कांटेक्ट या जनसंपर्क। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टेलीविजन का प्रसारण कब शुरू हुआ? तो ये 1965 में स्टार्ट हुआ। इसमें कोई खास बात नहीं है। निम्नलिखित उर्वरकों में कौन सा उर्वरक विधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है? यूरिया। इंडिया में यूरिया ऐसा उर्वरक है जो सबसे ज्यादा 70 से 80% उपयोग भारत के अंदर जिस उर्वरक का होता है वो है यूरिया। अब ये जो यूरिया है, इसमें हम क्या कह रहे हैं? विधिक मूल्य नियंत्रण, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है इसका मूल्य नियंत्रण। हर कोई इसका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि ज्यादा डिमांड है तो बहुत ज्यादा इसका वो कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी जो है वो भी यूरिया के ऊपर गवर्नमेंट की रहती है।
गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है, इसलिए ये कम मूल्य पर जिसकी लागत कास्ट जो लागत का मूल्य है उससे भी कम मूल्य पर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है और ये फार्मर्स को अवेलेबल होता है। इसका मूल्य हर कोई निर्धारित नहीं कर सकता, कोई कंपनी निर्धारित नहीं कर सकती है। अगला आता है प्रयोगशाला से जमीन तक जो कार्यक्रम है। प्रयोगशाला से जमीन तक जो कार्यक्रम है ये ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये स्टार्ट किया था 1979 में, है ना। 1979 में 50 इयर्स यह अंक है गोल्डन जुबली ऑफ ICAR, है ना। ICAR हमने देखा ICAR 1929, है ना, आफ्टर 50 ईयर। इसकी गोल्डन जुबली पर ICAR ने लैब टू लैंड प्रोग्राम को लॉन्च किया। लैब टू लैंड प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया था कि भाई कोई भी चीज हमने इन्वेंट की है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये लैब में होती है, लेकिन बेनिफिट कब मिलेगा जब जमीन मतलब ये फार्मर्स तक पहुंचेगी। तो प्रयोगशाला से सीधे खेत में चीजों को पहुंचाने के लिए ICAR ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आगे बात करते हैं सहकोशिकीय घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है। तो ये अब केंद्रीकरण द्वारा घनत्व, विभिन्नता, पृथक्करण। जैसे आपने दूध से क्रीम को अलग करने की चीज देखी होगी। अब केंद्रीय जो विधि होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, इस विधि की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बड़े से पात्र है, इसके अंदर दूध को डालकर हम, आपने देखा होगा डेयरी पर ऐसे हैंडल जैसा घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है, हल्की चीजें जो है वो ऊपर रहती हैं और जो भारी है वो कहां चले जाएगा, नीचे। जैसे क्रीम जो है ना, उसका घनत्व जो है आप देखोगे दूध से कम है, वो हल्का होता है तो ऊपर आ जाएगा और बाकी चीजें नीचे चली जाएंगी। ऐसे ही यहां पर होता है ना। ये इससे हम उसको जो है RPM में बहुत तेजी से घुमाते हैं तो भारी चीजें नीचे आएंगी और हल्की चीजें ऊपर चली जाएंगी। ये उसका तरीका है। अगला है मेंडल के नियम किस पर वर्क नहीं करते हैं। मेंडल ने फली की जो संख्या है इस पे कभी काम नहीं किया, पौधे की लंबाई पर भी किया, है ना, बीज का रंग, मटर की फली कितनी बड़ी है, इन सब पे किया, लेकिन उसने फली कितनी लग रही है इस पे कभी वर्क नहीं किया, इसलिए किया है। नेक्स्ट है गेहूं में बेसिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो 7। अब ये बेसिक गुणसूत्र क्या है, तो बेसिक गुणसूत्र का मतलब है x बराबर 7। ये n भी बोल सकते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, n बराबर अगर 7 है तो द्विगुणित मतलब 2n, 2n कितना हो जाएगा 14। x बराबर 7 या n बराबर 7 हमने बोला है 2n। फिर हमने कहा ये डिप्लॉयड हो गया, टेट्राप्लॉयड में क्या होगा 4n होंगे, टेट्राप्लॉयड में 4n। अब 4n का मतलब क्या हो गया, 7 चौक 28। ब्रेड व्हीट की बात करें चपाती का, तो ये हेक्साप्लॉयड होता है 6n, 6n मतलब 42। तो ये जो हम n की बात कर रहे हैं या जो x है व्हीट में वो कितना है, वो 7। ये कहलाता है बेसिक गुणसूत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुवांशिक अभियांत्रिकी की विधि है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी की जो विधि है यहाँ पर, ये अगर हम बात करें कि भाई मछली से पाई गई अनुवांशिकता की एक खास मूल भौतिक इकाई में जोड़कर गुणों का विकास करना,
भाई जीन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई नया गुण उसमें विकसित कर दिया जाता है, जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना हो, ऐसा कोई भी काम जब करते हैं तो इसके लिए हमें विज्ञान की जो शाखा जरूरत लगेगी वो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे कहा जाता है, इसकी हमारे को जरूरत लगती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न क्या है, बीटी कपास क्या होता है? अब बीटी की यह बात चल रही है, बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास क्या है? तो कीट रोधक जातियां हैं बीटी कपास। अब देखो बीटी कपास को हम क्या बोलते हैं? तो बीटी कपास को हमने बीटी क्यों कहा है, ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिलस thuringiensis जीवाणु है, इसका जीन ट्रांसफर कर दिया है ना, इसलिए हमने इसे कहा है क्या? बीटी कपास। और ये कीट रोधक प्रजाति है, कीट रोधक है, जो लेपिडोप्टेरा गण होता है, लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं उनका ये नियंत्रण करता है। जैसे फल वेदक जो है उनसे नियंत्रण करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बोल गार्ड। बोल गार्ड भी इसे कहा जाता है कि बेसिलस thuringiensis जीवाणु का जीन इसके अंदर ट्रांसफर किया है, इसलिए इसको बोल गार्ड कहा है। इसमें जो जीन है वो कौन सा है? क्राइजीन 1AC एंड क्राइजीन 2AB, ये जो जीन है इसको ट्रांसफर किया गया है। ये जो क्राइजीन है, क्राइजीन, इसकी खोज 1901 में ही कर दी थी। 1901 में जापान के वैज्ञानिक है इसवता, उन्होंने इसे खोज दिया। भारत में कब आया? तो भारत में ये आया 2002 में। 2002 में ये भारत में आया। हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं सीडी माई, ये सीडी माई जो है इन्होंने इस पे रिसर्च किया और यहाँ पर इसको लेकर आए थे बीटी कपास को। बॉल गार्ड कहा जाता है क्योंकि डेंगू छेदक जो इल्लियां हैं उसके लिए प्रतिरोधी है, लेकिन लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के लिए प्रतिरोधी है। ये क्योंकि जीन ट्रांसफर किया है इसलिए इसको बीटी कपास कहा है। इसे हम ट्रांसजेनिक भी कहते हैं क्योंकि जीन को ट्रांसफर किया गया है। ये आपको अगले वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या किया है ना, जीन का रूपांतरण किया है। ये रूपांतरित जीव है। कोई भी जीव में कोई सा जीन जब चेंज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जो हमने कपास में बात की थी उसी तरह की बात है। तो इस तरह से हमने 2015-2016 का बीएचयू का पेपर हल किया। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जो बचे हुए पेपर हैं वो भी मैं आपको एक के बाद एक हल कराने वाला हूं। और बीएचयू में आप एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मेन सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।